जैसलमेर के शाहगढ़ इलाके में एक लड़के की लाश मिलती है। लड़के की मौत का कारण गर्दन की हड्डी टूटना और भूख से बताया गया। पुलिस भी इस घटना को हादसा मानकर केस बंद कर देती है, लेकिन लड़के की मां और उसका भाई जब केस को रीओपन करवाते हैं और पुलिस जब दोबारा जांच शुरू करती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर पुलिस का माथा ठनकता है कि यदि एक व्यक्ति के पेट में आधा पचा हुआ खाना हो तो उस व्यक्ति की भूख से मौत कैसे हो सकती है। साथ ही जब पुलिस घटनास्थल के फोटोग्राफ्स चेक करती है तो उसमें लड़के की बाइक स्टैंड पर लगी हुई नज़र आती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक व्यक्ति की गर्दन की हड्डी टूट जाए तो वो किस तरह अपनी बाइक को स्टैंड पर लगा सकता है। इन सब से ये साफ हो चुका था कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है और पुलिस इसी के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। आगे जानेंगे इस कहानी में कि कौन था यह लड़का और किसने और किस तरह इस व्यक्ति की हत्या की गई। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हूँ एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। दरअसल केरल के एक अमीर परिवार का लड़का असबाक अपने पिता की मौत के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके बेंगलुरु की एक IT कंपनी में जॉब शुरू करता है। असबाक के घर में उसकी माता, उसका छोटा भाई और बहन थी। असबाक की जॉब के दौरान ही उसी कंपनी में काम करने वाली सुमेरा नाम की लड़की से जान पहचान होती है। दोनों फ़ोन पर बातचीत शुरू करते हैं और जॉब के बाद बाहर मिलना जुलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे ये मुलाकातें दोस्ती में बदल जाती है और समय गुजरने के साथ ही ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों करीब 1 साल तक एक दूसरे को डेट करते हैं और इसके बाद असबाक सुमेरा से शादी कर लेता है। शादी के बाद असबाक सऊदी अरब में जॉब के लिए आवेदन करता है और असबाक की जॉब सऊदी अरब के एक प्रसिद्ध बैंक नूर बैंक में लग जाती है। वहाँ असबाक की सैलरी करीब 70 लाख रुपए सालाना थी। असबाक सऊदी अरब चला जाता है और वहाँ सेटल होने के बाद कुछ दिनों के बाद सुमेरा को अपने साथ सऊदी अरब लेकर चला जाता है और दोनों साथ ही रहने लगते हैं। इसी दौरान असबाक को पता चलता है कि सुमेरा पहले से ही शादीशुदा थी। असबाक से मिलने के बाद उसने अपने पहले पति को तलाक दे दिया और साथ ही पता चलता है कि सुमेरा की उम्र असबाक से काफ़ी ज़्यादा है। जब असबाक इन सब के बारे में सुमेरा से पूछता है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, तो सुमेरा कहती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें यह सब कुछ बता दूंगी तो तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। इस पर असबाक सुमेरा की बातों पर विश्वास करता है और कहता है कि अगर तुम शादी से पहले भी मुझे ये सारी चीज़ें बताती तो मैं तुमसे ही शादी करता, लेकिन आगे से मुझे कभी झूठ मत बोलना। इस तरह दोनों की शादीशुदा लाइफ अच्छे से कट रही थी। इसी बीच सुमेरा एक दिन फ़ोन पर बात कर रही थी तो असबाक ऑफिस से घर आता है। असबाक के आने के बाद भी सुमेरा फ़ोन पर लगातार बात करती जा रही थी। इस पर असबाक सुमेरा से पूछता है कि तुम किससे इतनी देर से बातें कर रही हो, तो सुमेरा के हाव भाव बदले हुए नज़र आते हैं और वह कहती है कि मेरी एक पुरानी दोस्त है, मैं उससे बात कर रही हूँ। इसके बाद यह सिलसिला जारी रहता है और सुमेरा फ़ोन पर चैटिंग पर लगातार बातें करती रहती है, जिसके चलते असबाक को सुमेरा पर शक होने लगा था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। इसी बीच असबाक को पता चलता है कि सुमेरा गर्भवती है और वो पिता बनने वाला है। इससे वो बहुत खुश हो गया और सुमेरा के द्वारा फ़ोन पर किए जाने वाली बातों को अब टालने लगा। लेकिन सुमेरा असबाक को कहती है कि मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए, मैं अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। बच्चा पैदा करने से मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा और मैं अबॉर्शन करवाने की जिद पर अड़ जाती है। लेकिन असबाक अपने बच्चे की खातिर सुमेरा को कैसे जैसे मना लेता है और अबॉर्शन करवाने से उसको मना कर देता है। कुछ दिनों बाद सुमेरा एक बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के जन्म पर असबाक बहुत खुश था। उसको लगा था कि शायद अब तो सुमेरा अपनी हरकतों से बाज आ जाएगी, वह गैर लड़कों के साथ बातचीत करना बंद कर देगी। लेकिन सुमेरा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और उसी तरह फ़ोन पर बातचीत करती रहती है। इसी को लेकर एक दिन उनके बीच में झगड़ा हो गया और सुमेरा इतनी नाराज़ हो गई, इतनी गुस्सा हो गई कि उसने अपनी बच्ची को दूध भी नहीं पिलाया, जिससे बच्ची भूख से तड़पने लगी। तो असबाक सुमेरा को काफ़ी समझाता है, मनाता है,
तो सुमेरा अपनी बच्ची को दूध पिला देती है। इन सब बातों से तंग आकर असबाक इंडिया में रहने वाले अपने छोटे भाई को फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने इस लड़की से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं इसकी हरकतों से तंग आ गया हूँ। ये सारा दिन फ़ोन पर लगी रहती है और रात दिन ना जाने कितने लड़कों के साथ चैटिंग और फ़ोन पर बातें करती रहती है। और जब मैं फ़ोन पर बातचीत करने को लेकर इसको टोकता हूँ तो एक मुझसे झगड़ा करने लगती है। बच्ची पैदा होने के बाद भी ये मुझसे झगड़ा करती है और एक दिन तो इसने बच्ची को दूध भी नहीं पिलाया था। मैं केवल चुप हूँ तो केवल अपने बच्ची के फ्यूचर के लिए। ये सब बातचीत होने के बाद असबाक फ़ोन काट देता है और कुछ दिनों बाद सुमेरा और अपनी बीवी को लेकर इंडिया आने का प्लान बनाता है ताकि सुमेरा अगर परिवार के बीच में रहेगी तो शायद उसमें थोड़ा बहुत सुधार आ जाए। और अपने रिश्ते को बचाने के लिए वो सुमेरा और बेटी को लेकर इंडिया आ जाता है। साथ ही इंडिया आने के बाद असबाक सुमेरा को लेकर बाइक पर इंडिया टूर का प्लान बनाता है और बेंगलुरु से लेह लद्दाख तक बाइक से लंबी यात्रा करता है। लेकिन इन सब के बाद भी सुमेरा के व्यवहार में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया था। एक दिन असबाक सुमेरा को फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ लेता है और जब उसे पूछता है तो उन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है और झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सुमेरा अपने घर वालों को और अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर असबाक की बेरहमी से पिटाई करवा देती है। साथ ही वह एक खाली कागज़ पर साइन लेने की कोशिश करती है, लेकिन पिटाई से असबाक के मुंह और खून से बहुत तेज़ी से खून बहने लगता है, जिससे असबाक के घर वाले और उसके दोस्त घबरा जाते हैं और असबाक को वहीं छोड़कर सुमेरा को लेकर चले जाते हैं। इस घटना के बाद असबाक वापस दुबई चला जाता है और दुबई जाने के वक्त वो सुमेरा को कॉल करता है और अपने साथ दुबई चलने के लिए कहता है, लेकिन सुमेरा उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। साथ ही सुमेरा असबाक और उसके परिवार को अपनी बच्ची से मिलने तक भी नहीं देती। दुबई जाने के बाद असबाक वहाँ घर के साथ ही कुछ प्रॉपर्टी खरीदता है और साथ ही अलग अलग देशों में होने वाली बाइक रेसिंग में भी हिस्सा लेता है, जिससे अब असबाक एक इंटरनेशनल बाइक राइडर बन चुका था। जब सुमेरा को पता चलता है कि असबाक काफ़ी अमीर हो चुका है तो वो उससे पैसे मांगना शुरू करती है, लेकिन असबाक उसको पैसे देने से इनकार कर देता है। तो सुमेरा अपनी बच्ची को लेकर असबाक को ब्लैकमेल करती है और डर कर असबाक उसको पैसे दे देता है और इस तरह सुमेरा असबाक से लाखों रुपए हड़प लेती है। लेकिन जब सुमेरा को लगता है कि असबाक से और भी रुपए हड़पे जा सकते हैं तो वो उसको मनाने की कोशिश में जुट जाती है और एक दिन असबाक दुबई से बेंगलुरु आ जाता है और अपनी बीवी और बच्ची के साथ रहने लगता है। यहाँ आकर वो जगह जगह होने वाली रेसिंग में हिस्सा लेता है और साथ ही एक रेसर का ग्रुप बनाता है, जिसमें अपने 3 दोस्त संजय, विश्वास और साबिक को उसमें शामिल करता है। साबिक एक अच्छा फोटोग्राफर था, जिसके चलते असबाक उसको 40,000 रुपये महीना सैलरी में अपने पास रख लेता है। लेकिन जब असबाक को पता चला कि सुमेरा की आदतों में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया है, वो अभी भी गैर पुरुषों के साथ उसके नाजायज़ संबंध है, गैर पुरुषों के साथ फ़ोन पर घंटों बातें करती है, तो उनके बीच वापस झगड़ा शुरू होता है। और इसी के साथ असबाक का अपने दोस्त साबिक के साथ अपनी बीवी को लेकर एक पार्टी में झगड़ा भी होता है, लेकिन करीब 1.5 महीने बाद साबिक असबाक से माफ़ी मांग लेता है और उन दोनों के बीच सुलह हो जाती है। इसी बीच असबाक को पता चलता है कि जैसलमेर में एक रेसिंग कंपटीशन होने वाला है। इसमें 132 कार और बाइक राइडर हिस्सा लेने वाले हैं, तो असबाक भी अपने 5 दोस्तों के साथ जैसलमेर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाता है। दरअसल रेसिंग जिस इलाके से होकर जाने वाली थी वो इलाका था शाहगढ़। ये इलाका कुछ इस प्रकार का था कि अगर एक बार कोई बाइक राइडर इसमें खो जाए तो दोबारा से राह ढूंढना बहुत मुश्किल था। दूर दूर तक ना कोई गांव थे, ना कोई ढानी, ना ही कोई मोबाइल नेटवर्क थे, तो केवल रेत के टीले। वहां जाने के बाद सब दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि कंपटीशन से एक दिन पहले जो राइडिंग ट्रैक था उसको देख के आएंगे। तो सभी दोस्त वहां जाते हैं और राइडिंग ट्रैक को देखने के बाद वापस होटल आते हैं और होटल में पार्टी करते हैं। दूसरे दिन राइडिंग शुरू होती है तो सारे राइडर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन अंधड़ के कारण सारे राइडर रास्ता भटक जाते हैं।
ये इलाका रेगिस्तानी इलाका था और रेत के बड़े बड़े टीले बने हुए थे। अंधड़ के कारण ये टीले अपनी जगह छोड़ देते हैं। सारे बाइक राइडर किसी तरह होटल पहुंच जाते हैं, लेकिन असबाग होटल नहीं पहुंच पाता। दोस्तों को लगता है कि अभी कुछ देर में आ जाएगा, लेकिन काफ़ी रात हो जाने के बावजूद भी असबाग जब होटल नहीं पहुंचता तो उसके दोस्तों को उसकी चिंता होने लगती है। वह काफ़ी देर रात स्थानीय थाने में असबाग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और वापस आकर होटल में सो जाते हैं। सुबह उठते ही वह असबाग की तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन पूरा दिन तलाश करने के बावजूद भी असबाग का कुछ भी पता नहीं लगा। करीब 2 दिन बाद जैसलमेर पुलिस को सूचना मिलती है कि शाहगढ़ इलाके में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस लाश की शिनाख्त जब असबाग के दोस्तों से करवाती है तो लाश किसी और की नहीं बल्कि असबाग की ही थी। लाश के पास में असबाग की बाइक खड़ी थी। साथ ही ये इलाका कुछ इस तरह का था कि यहाँ पर अगर कोई बाइक राइडर खो जाए तो वापस से राह ढूंढना बहुत मुश्किल था। साथ ही भूख प्यास से यहाँ किसी की भी जान जा सकती है। इसके बाद पुलिस असबाग की पत्नी सुमेरा को कॉल करती है और घटना की जानकारी देती है। सुमेरा अपने माता पिता के साथ बेंगलुरु से जैसलमेर आती है। पुलिस सुमेरा और उसके माता पिता की मौजूदगी में असबाग का पोस्टमार्टम करवाती है तो रिपोर्ट में सामने आता है कि गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और पेट में आधा पचा हुआ खाना था। साथ ही आशंका जताई जाती है कि अंधड़ के कारण असबाग रास्ता भटक गया होगा और बाइक अनियंत्रित होने की वजह से वो बाइक से गिर गया होगा, जिसकी वजह से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और साथ ही 2 दिन भूख के प्यासे रहने के कारण उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस शव को परिजनों को सौंप देती है, लेकिन शव इस स्थिति में नहीं था कि उसको जैसलमेर से केरल ले जाया जा सके। इसके लिए सुमेरा और उसके माता पिता ने यह फैसला किया कि इसको जैसलमेर में ही दफना दिया जाए। इसके बाद जैसलमेर के ही कब्रिस्तान में सुमेरा और उसके माता पिता असबाग को दफना देते हैं। साथ ही सुमेरा असबाग की माँ और उसके भाई को फ़ोन करती है और बताती है कि मैं शव को केरल ही लेकर आ रही थी, लेकिन शव इस स्थिति में नहीं था कि मैं केरल ला सकूं, इसलिए मैंने उसको जैसलमेर में ही दफना दिया। घटना के करीब 1 महीने बाद असबाग की माँ और असबाग का भाई जैसलमेर जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि यह घटना केवल हादसा नहीं है बल्कि हत्या है। लेकिन पुलिस इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाती, क्योंकि पुलिस पहले ही इस मामले पर एफआईआर लगा चुकी थी। करीब 2 साल तक काफ़ी कोशिश करने के बावजूद किसी भी अधिकारी ने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसी बीच असबाग की माँ और असबाग का भाई कांग्रेस के बड़े नेता से मिलते हैं और इतनी कोशिश करने के बाद आखिर वो इस केस को रीओपन करने में सफल हो जाते हैं। पुलिस जब इस मामले को दोबारा इन्वेस्टिगेट करती है तो असबाग की बाइक से पुलिस को एक बड़ा सुराग हाथ लगता है, जिससे यह साबित हो चुका था कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। साथ ही पुलिस जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती है तो माथा ठनकता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि असबाग के पेट में आधा पचा हुआ खाना था, जबकि पुलिस ने जब एफआईआर लगाई थी तो उसमें लिखा था कि असबाग की भूख के कारण मौत हुई है। जबकि अगर किसी के पेट में आधा पचा हुआ खाना हो तो उसकी भूख से मौत कैसे हो सकती है। साथ ही जब पुलिस घटनास्थल पर जो फोटोग्राफ्स लिए गए थे उनको देखती है तो उसमें असबाग की बाइक स्टैंड पर लगी हुई नज़र आती है। तो यह सवाल उठता है कि अगर एक व्यक्ति की गर्दन की हड्डी टूट गई हो तो वह व्यक्ति कैसे अपनी बाइक को स्टैंड पर लगा सकता है। अब पुलिस के सामने कई सवाल खड़े थे कि असबाग की हत्या किसने की और क्यों की। इसी के चलते पुलिस असबाग की माँ और उसके भाई को थाने बुलाती है और पूछताछ में दोनों असबाग की पत्नी सुमेरा पर शक जताते हैं। असबाग का भाई पुलिस को बताता है कि मेरे भाई की मौत के बाद सुमेरा ने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया और जैसलमेर से बेंगलुरु जाने के बाद हमारे किसी भी परिजन से मिलने नहीं आई। साथ ही असबाग के भाई ने बताया कि घटना से कुछ महीनों पहले जब मेरा भाई सऊदी अरब में था तो उसने मुझे कॉल किया था और मुझे बताया था कि इस लड़की से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सारा दिन फ़ोन पर लगी रहती है और गैर युवकों के साथ इसके नाजायज़ संबंध है। साथ ही ये मेरी बेटी को दूध भी नहीं पिलाती और जब मैं इन सब के लिए इसको टोकता हूँ तो ये मेरे से झगड़ा करने लगती है। साथ ही असबाग के भाई ने बताया कि
इंडिया आने के बाद किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था, तो सुमेरा ने अपने दोस्तों और अपने घर वालों को बुलाकर मेरे भाई की बेरहमी से पिटाई भी करवाई थी। साथ ही असबाक का भाई यह अंदेशा भी जताता है कि सुमेरा की नज़र मेरे भाई की प्रॉपर्टी पर थी। पुलिस असबाक की मां और उसके भाई का बयान दर्ज करने के बाद अपनी आगे की जांच के लिए बेंगलुरु असबाक के कुछ दोस्त और सुमेरा के पास जाती है और उनसे जब पूछती है तो असबाक के दोस्त पुलिस को बताते हैं कि असबाक की पत्नी सुमेरा से हमारा कोई परिचय नहीं था। जब सुमेरा से पुलिस पूछताछ करती है तो वो भी यही बयान देती है और पुलिस इसके बाद जैसलमेर आ जाती है। लेकिन पुलिस जैसे ही सुमेरा और असबाक के दोस्तों की कॉल डिटेल निकालती है तो सामने आता है कि सुमेरा असबाक के दोस्तों से फ़ोन पर घंटों लंबी लंबी बातें करती थी और ये सिलसिला असबाक की मौत के बाद भी जारी रहता है। इससे पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि सुमेरा और असबाक के दोस्तों ने ही मिलकर असबाक की हत्या की है। इसके चलते पुलिस सुमेरा और असबाक के तीनों दोस्तों के पास जैसलमेर आने का नोटिस भेजती है, लेकिन चारों में से कोई भी जैसलमेर नहीं आता। तो पुलिस इस मामले में चारों को आरोपी बनाकर मामला दर्ज करती है। इसके बाद इनको पकड़ने के लिए पुलिस बेंगलुरु जाती है और बेंगलुरु से संजय और विश्वास को गिरफ्तार करके जैसलमेर लाती है। पुलिस पूछताछ में संजय और विश्वास पुलिस को भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो दोनों पुलिस की सख्ती के आगे टूट जाते हैं और दोनों ने असबाक की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। साथ ही पुलिस को बताया कि इसमें असबाक की बीवी सुमेरा भी शामिल है। साथ ही दोनों पुलिस को बताते हैं कि असबाक की बीवी सुमेरा को अलग अलग युवकों के साथ सेक्स करने का शौक है, जिसके चलते उसके कई युवकों के साथ नाजायज़ संबंध है। साथ ही असबाक की बीवी सुमेरा असबाक की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती थी और जिसके चलते उसने असबाक के खाते से करीब 1 करोड़ रुपए निकाल भी लिए और हमें असबाक को मारने की सुपारी दी। हम असबाक की बीवी सुमेरा के कहने पर असबाक को मारने की योजना बनाने लगे और इस बीच जब हमें पता चला कि जैसलमेर में एक रेसिंग कंपटीशन होने वाला है और असबाक उसमें हिस्सा ले रहा है, तो हमने असबाक को साथ चलने के लिए मना लिया और हम उसके साथ जैसलमेर आ गए। जैसलमेर आने के बाद हम सब ने फैसला किया कि कंपटीशन शुरू होने से एक दिन पहले हम लोग राइडिंग ट्रैक देखने के लिए जाएंगे। राइडिंग ट्रैक देखकर हम लोग वापस होटल आ गए और वहाँ हमने पार्टी की। इसके बाद हमने वापस से असबाक को राइडिंग ट्रैक देखने के लिए राज़ी किया। तो हम लोग जब राइडिंग ट्रैक देखने के लिए गए तो अंधड़ के कारण हम सभी लोग बिछड़ गए, लेकिन हम दोनों ने असबाक का पीछा जारी रखा और जैसे ही सुनसान जगह आई तो हमने असबाक को रुकाया और कहा कि क्यों ना हम इस राइडिंग ट्रैक का लुत्फ़ उठाए। तो असबाक हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो गया और जैसे ही रेत के टीले आए और सुनसान जगह आई तो मौका पाकर विश्वास ने उसकी गर्दन पर पत्थर से वार कर दिया। वार करते ही असबाक गिर गया और हमने एक गड्ढे में उसकी गर्दन को दबाए रखा और साथ ही उसके सिर पर लगातार पत्थर से वार करते गए और लगातार वार करने से उसकी वही मौत हो गई। इसके बाद उसकी लाश के पास में ही उसकी बाइक को खड़ी कर दी और हत्या में काम लिए गए पत्थरों को इधर उधर फेंक दिया और इस तरह सुमेरा के कहने पर हमने असबाक को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पुलिस असबाक की हत्यारी पत्नी सुमेरा की तलाश में जुट जाती है, लेकिन सुमेरा बेंगलुरु से अपना घर छोड़कर कहीं चली जाती है और उसका फ़ोन भी बंद आने लगता है। लेकिन जब पुलिस पुरानी डिटेल्स निकालती है तो एक नंबर पर पुलिस को शक जाता है, क्योंकि इस नंबर पर सुमेरा ने बार बार कॉल किया था। जांच में सामने आता है कि यह नंबर सोहेल नाम के व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड है। ये सिम कार्ड तो सोहेल के नाम रजिस्टर्ड था, लेकिन इसको सुमेरा यूज़ में ले रही थी और पुलिस से बचने के लिए सुमेरा ने करीब 20 सिम कार्ड बदले थे। इसके बाद पुलिस सोहेल के नंबर को ट्रेस करना शुरू करती है और एक दिन उसकी लोकेशन बेंगलुरु के संजय नगर थाने से करीब 1 किलोमीटर दूर एक अपार्टमेंट की आती है। पुलिस बेंगलुरु पहुंचती है और स्थानीय पुलिस की मदद से उस लोकेशन पर जाती है और जाकर एक अपार्टमेंट के तीसरी मंजिल के एक फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाती है।
दरवाज़ा खटखटाते ही एक व्यक्ति निकलकर बाहर आता है, जिसे देखकर पुलिस ने पहचान लिया कि यह सोहेल ही है, क्योंकि पुलिस ने जब नंबर्स की डिटेल निकाली तो सोहेल की फ़ोटो देख ली थी। इसके बाद पुलिस जब उस फ्लैट में कमरों की तलाशी लेती है तो एक कमरे में सुमेरा कपड़ों के प्रेस करती हुई मिलती है। सुमेरा अपनी बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाने वाली थी, जिसके चलते उसने सारी तैयारी कर ली थी। इसके बाद पुलिस असबा की हत्या के जुर्म में सुमेरा को गिरफ्तार करके थाने लाती है और सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है। फिलहाल मामले की ट्रायल कोर्ट में चल रही है। उम्मीद है कानून इन सबको इनके किए की कड़ी से कड़ी सज़ा देगा, लेकिन एक लड़की की अयाशी के चलते एक बेगुनाह ने अपनी जान से हाथ धो बैठा। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता लाने की हमारी ये छोटी सी कोशिश, हमारी छोटी सी ये पहल आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।